स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देते हैं भाई, नहीं तो भूल जाते हैं हम। नया चैप्टर बेटा, टॉपिक थोड़ी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे बच्चे, तो ये यहाँ से थोड़ी स्टार्ट करेंगे हम नया। कोई इसमें भी कुछ नहीं है, वही दे देंगे। क्या है चैप्टर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। म्यूटेशन। देखो भाई, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक का शायद, है ना? चैप्टर नंबर 5 ज़्यादा पतला हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो भाई, सबसे पहले हम समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब मान लो कि मेरे पास टोटल अभी इस टाइम क्लास में टोटल 9 बच्चे हैं, ठीक है। 5 ऑनलाइन है, 4 मेरे पास ऑफलाइन है। अब इन 9 बच्चों में से मेरे को 4 बच्चों का सिलेक्शन करना, नहीं सिलेक्शन नहीं, 4 बच्चों को प्राइज देना है। क्या देना है? प्राइज देना है ना। मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पोजीशंस है। ये ऐसे बोलते हैं, स्टार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ तो होती नहीं है, ठीक है। एक स्टार हो गया। अब मैंने सबसे पहले स्टार पोजीशन दे दी, स्टार पोजीशन दे दी, क्या नाम है, क्या नाम है? पुलकित को। यार बुरा तो नहीं मानता, मैं बार बार नाम पूछता हूं। मैंने फर्स्ट पोजीशन दे दी तन्वी को, मैंने सेकंड पोजीशन दे दी ईशा को, है ना, और मैंने थर्ड पोजीशन दे दी वंश को, ठीक है। अब क्या ये ऐसा, अगर मैं ऐसा करता कि मैं स्टार पोजीशन, देखो यही 4 बच्चे हैं, मैं स्टार पोजीशन ईशा को दे देता, फर्स्ट पोजीशन मैं पुलकित को दे देता, सेकंड पोजीशन मैं वंश को दे देता, और थर्ड पोजीशन मैं तन्वी को दे देता, है ना। देखो बच्चे अभी बिल्कुल सेम है, बट क्या फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में डिफरेंस है ना। तो ये बेसिकली अरेंजमेंट है, क्या है। और जब भी हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन। क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन। बात समझ में आई? वहीं अगर मैं आप लोगों से कहता कि बेटा मेरे को ना 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है, क्या बनाना है? इन 9 बच्चों में से 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है। अब मैं 4 बच्चे, मैंने कहा कि मैंने एक तो अलशिफा को पकड़ लिया, अलशिफा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड विधि हो गई, और थर्ड मेरे पास रिया हो गई, और फोर्थ मेरे पास स्नेहा हो गई, ठीक है। एक तो मैंने ये ग्रुप बना दिया, और मैं कह रहा हूं दूसरी बार जो मैंने एक ग्रुप बनाया वो ऐसे बनाया, विधि, फिर मैंने बोला रिया, फिर मैंने बोला स्नेहा, फिर मैंने बोला अलशिफा। अब मुझे बताओ, क्या ये जो मैंने ग्रुप बनाया इन दोनों में कोई भी बात डिफरेंस है क्या? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने क्या किया है, इस टाइम सिलेक्शन किया है। यहां पे मैंने पोजीशंस दी थी तो अरेंजमेंट हो रहा था, यानी कि परम्यूटेशन था। जब मैंने ग्रुप बनाया है, मैंने क्या बनाया है? ग्रुप। अब मैं चाहे विधि को पहले चूज करूं, रिया को चूज करूं, स्नेहा को चूज करूं, अलशिफा को चूज करूं, या फिर सबसे पहले अलशिफा को चूज करूं, फिर विधि को चूज करूं, फिर रिया को, फिर स्नेहा को, बात सेम है। तो ये कहलाता है सिलेक्शन, है ना। और जब भी सिलेक्शन की बात आएगी तो क्या यूज होगा? कॉम्बिनेशन। क्या यूज होगा? कॉम्बिनेशन। ये वाली बात ध्यान रहेगी, बात ध्यान रहेगी बच्चों। अब पूरे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बस इतनी सी ही बात है, और कुछ भी बात नहीं है। सारे फॉर्मूले भी यहीं से आ जाएंगे अपने आप ही। बात समझ में आई? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो आराम से, कोई भी। ठीक है, ये नहीं लिख रहे? हाँ ठीक है। तो आगे देखो मेरे बच्चे,
हमें फोकस किस चीज में करना है, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं फोकस किस पे करना है। देखो इसमें ना तीन टाइप के क्वेश्चन आए थे, हर किसी में तीन टाइप के आते हैं। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, और एक होगा भाई एडवांस लेवल। एक होगा, देखो एडवांस क्वेश्चन वैसे आते बहुत कम है, इसके मैक्सिमम कितने आएंगे, एक। और कभी किसी ने बहुत ज्यादा हार्ड पेपर बना दिया तो वो 2 डाल देगा, बहुत ज्यादा, मतलब वो कह रहा है कि मैं भाई साहब मैं तो बच्चों की मतलब डराना चाहता हूं, ठीक है। ठीक है, तो वो कितने क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन दे देगा डराने के लिए बस। ये हार्ड वाले जो सबसे ज्यादा एडवांस लेवल पे, उसमें ये कहेगा यहां से ये आ रहा है, वहां से वो आ रहा है, ये कर दो वो कर दो, और कहेगा बताओ ये क्या है ना। कहने का मतलब, अच्छा आज मैं घर पे 4 रोटी खा के आया, तो बता राहुल अपने लंच में क्या सब्जी लेके आया होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी दे सकते हैं, समझ में आने वाले। अरे मतलब समझ में आने वाले, मैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल बता दिया। ठीक है, तो देखो भाई इस तरह के कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूं इन पे मत्था मारने की जरूरत नहीं है, इनको तुरंत साइड कर देना, ठीक है। इन पे मत्था मारने की जरूरत नहीं, एक बार में समझ में आ जाए कर देना, नहीं समझ में आएगा कहना आ थू। सिंपल सी बात, कहना आ थू, तो हमारे लेवल का ही नहीं है। बात समझे? तुम्हें जो बेसिक ध्यान देना है वो देना है। देखो अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ के ही आओ, ये मत सोचना। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कर लेना। अगर देखो ये भी मत करना कि भाई साहब इजी क्वेश्चन पढ़ के कह रहे हो अरे यार ये तो बहुत डेंजर है, ऐसा भी मत करना, है ना। ऐसा भी नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी बात सुनना जरा। कभी तुम कहो अबे सर ने बताया था आपको, ऐसा मत करना, ठीक है। तो देखो इजी और मॉडरेट के जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से होंगे, जितने भी नंबर का होगा मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से। एडवांस लेवल के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे बस। तो हमें किस पे फोकस करना अपना सारा, इजी और मॉडरेट पे। एडवांस लेवल अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसे करने की जिद मत रखना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात जो है वो है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। क्या है? फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। अब ये क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या काउंट, ओ यू लगा लेना बीच में, ठीक है। अब देखो मैं तुमसे 2 चीजें पूछूंगा, मेरे को बस जवाब देना, राइट। मैं तुमसे कहता हूं बेटा कि जापान में एक कल्चर है, जापान में एक कल्चर है कि आप घर के अंदर ना, एक तो यार यहाँ के तार बड़ी समस्या है, पैर में दसते रहते हैं। कहते हैं जापान का कल्चर क्या है कि आप रूम के अंदर जब जाओगे ना, घर के अंदर, रूम के अंदर भी नहीं, घर के अंदर बीच में ना एक थोड़ा सा स्पेस होता है, आपको क्या करना है वहीं पे शूज उतारने हैं, जो बाहर के शूज हैं, अब आपके पास वहां पे 2 ऑप्शन है, या तो जो आपने सॉक्स पहने हुए हैं वो पहन के ही अंदर जा सकते हो, या तो जो सॉक्स पहने हैं वही पहन के आप अंदर जा सकते हो, राइट। और या फिर वहां पे ना आपके लिए कपड़े के वो रखे रहते हैं, क्या स्लीपर्स रखे रहते हैं कपड़े वाले, है ना, या वो पहन के जा सकते हो, दोनों में तो एक चीज पहन के जा सकते हो। अब मैंने कहा कि मान लो आप जब घर से उस बंदे के घर पे जा रहे थे, है ना, तो आपके पास 3 टाइप के सॉक्स थे, सॉक्स मैं कह रहा हूं, एक रेड कलर का, एक वाइट कलर का और एक ब्लू कलर का,
3 टाइप के सॉक्स थे। और जब आप उसके घर पहुंचे तो वहां पे भी आपको शूज की, जो अंदर घर में पहन के जाने थे शूज, है ना, उसकी भी 3 वैरायटी मिल रही थी, S1, S2, S3। ठीक, अब मुझे बताओ कि आपके पास कितनी चॉइस ऑफ, आपके पास इसमें से कितनी चॉइस है, क्या आप कितने तरीके के अरेंजमेंट कर सकते हो, बता सकते हो क्या? अब मैंने कहा या तो सॉक्स पहन के जाओगे या फिर शूज पहन के जाओगे। मुझे बताओ इसमें से तुम क्या कर सकते थे, कितने तरह के तुम्हारे पास ऑप्शंस थे? यस भाई, यही तो, या तो तुम घर से रेड पहन के जाते, व्हाइट पहन के जाते या ब्लू, 3 तो ये हो गए, राइट। और फिर वहां पे जाके आपको ये सॉक्स उतारने हैं, वहां पे या तो आप सॉक्स पहन के जा सकते हो या फिर वो शूज पहन के जा सकते हो, तो शूज भी 3 है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास ऑप्शन? 6। जब हम और की बात करते हैं, जब भी हम और की बात करें, ये या वो या, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ध्यान रखिए वाली बात, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ, शाबाश। हाँ, अभी पता लगेगा ना, धीरे धीरे भी सब समझ में आएगा, अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ, तब वो कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जब भी और वाली बात है। ये पहनना है, हाँ अभी आ रहे हैं ना उस पर, 2 मिनट दो बस। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, लिख लो तो मुझे बता देना बच्चों। ओके, हो गया, ठीक है अभी लिख लिया सभी ने? लिख लो आराम से। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, आपके पास सॉक्स है और आपके पास वही शूज है ना। सॉक्स आपके पास वही सेम रेड कलर है, वाइट कलर है या फिर ब्लू कलर है, और शूज भी आपके पास S1, S2 और S3। अब ये कपड़े वाले शूज नहीं है, ये कपड़े वाले शूज नहीं है, राइट। अब ये शूज है, आप घूमने जा रहे हो, घर से बाहर निकलोगे तो नेचुरल बात है सिर्फ शूज तो पहन के नहीं जाते, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स सिर्फ शूज पहनने भी नहीं चाहिए, हमेशा सॉक्स के साथ शूज पहनने चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, है ना, क्योंकि पैर खराब होते हैं उससे, इस वजह से। अब अगर हमारे पास, मैं कहूं बेटा अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो मुझे बताओ, आपके पास 3 तो शूज हैं और 3 ही आपके पास सॉक्स हैं। अब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं भाई? शूज के साथ सॉक्स पहन के जाओगे ना, तो अब मेरे को बताओ आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? नो, कैसे पता लगा भाई? यस, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ भाई, या तो आप रेड के साथ सॉक्स शूज 1 पहन सकते हो, या रेड के साथ S2 और या फिर S3, ऐसे ही व्हाइट के साथ S1, व्हाइट के साथ S2, व्हाइट के साथ S3, या फिर ब्लू के साथ या ब्लैक जो भी समझ लो, S1, S2 और S3, है ना। तो देखो आपके पास इसमें क्या था, 3, और यहाँ पे भी 3 चॉइसेस थी। आपने दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्लस नहीं किया, यहाँ पे देखो वहां पे आपने प्लस किया था, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया भाई, 9,
तो जब ये 9 आ गया तो इसको क्या कह देंगे, बता सकते हो? वहां पे ऐड करने पे एडिशन हो रहा था, तो यहाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सेम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यस, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब भी आपको एंड वाली बात मिले, देखो वहां पे क्या थी और वाली बात, जब भी आपको एंड वाली बात मिले, दिस एंड दैट, तो वहां पे आपका क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन का यूज होगा। सिंपल सी बात। क्वेश्चन बेटा देखो, अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं वहां पे मैथ्स क्यों है? बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। ये पता है बच्चे की मेंटल एबिलिटी देखी जाती है। भाई किसी को इतनी बड़ी पोस्ट दी जा रही है, वो मेंटली स्टेबल है भी या नहीं है? एग्जैक्टली, रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग का मेन काम क्या होता है? यही तो होता है कि उसकी एबिलिटी, देखो रीजनिंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं सही बात बोलूं तो, ठीक है, वहां पे चलता सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस। आप कितने कॉमन तरीके से उसको सेंस कर पा रहे हो? हाँ, नहीं, अब 3 ट्राइंगल दे रखे हैं कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके आगे वाला ट्राइंगल कैसा होगा? वो इन तीनों में कोई ना कोई पैटर्न होता है। ठीक है, अगर कोई मेंटली अनस्टेबल होगा तो वो उस चीज को नहीं पकड़ पाएगा, है ना? जिसको पता है मेंटली स्टेबल है, मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, बहुत, ऐसा नहीं है, बहुत कम दिमाग वाला भी उसको हैंडल कर लेगा कि हाँ यही होगा। ठीक है ईशा बेटा? ये वाली बात समझ में आई बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ना? उसके बाद बात चलती है किसकी? फैक्टोरियल की। एक हमारे पास होता है फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल किस वाला? हाँ बस 2 ही है, बस इसी 2 पे पूरा चक्कर है और कुछ नहीं है। ये होता है बेटा फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होती है, देखो समझना, मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ 5 तक की रिवर्स काउंटिंग को मल्टीप्लाई करना। 4 3 2 मतलब 5 ही आएगा यार। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपके पास कितना आ जाएगा? 120 आई थिंक, है ना? अब मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा भाई? 24। फिर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6। फिर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, और 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो कितना आएगा? 1 यानी कि 1, और 0 फैक्टोरियल की बात करूं तो कितना आएगा? 0, है ना? नहीं, 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। अब दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है भाई? 0 फैक्टोरियल तो बेसिकली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, पर ये 1 ही क्यों हो रहा है ना? और मैथ्स है, बिना कारण तो बोलेगा नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। देखो आओ बताता हूँ क्या कारण है। अगर इससे आप इस पे आ रहे हो तो देखो डिवाइडेड बाय 5 किया आपने, जब आप इससे इस पे आ रहे हो तो डिवाइडेड बाय 4 किया आपने, जब आप इससे इस पे आ रहे हो तो डिवाइडेड बाय 3 किया, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया, और जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 1। तो 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो इसलिए 0 फैक्टोरियल क्या आता है? 1 आता है। ध्यान रहेगी वाली बात। अब देखो एक और चीज देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ n फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है? n माइनस 1, कम ही तो होता जाता है, n माइनस 2 एंड सो ऑन, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, n माइनस 2, n माइनस 1 और n। ठीक है, रिवर्स ही तो किया है बस, और थोड़ी कुछ किया मैंने। बात समझ में आई भाई?
चलो इसको लिख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, वैसे तो ऊपर वाले दोनों भी थे। ठीक है, लिख लो तो बता देना बच्चों। देखो भाई, अब जरा आगे यहाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। दिखाई नहीं दे रहा बेटा, बड़ा बड़ा लिखूं? चलो अब मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। एक तो फाइंड 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। देन उसके बाद क्वेश्चन करना भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें फर्स्ट है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, फिर सेकेंड है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और थर्ड है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। आ गया जब तक? चलते चलते कितनी तो आगे आ गए हैं। अब तो पीछे जाने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। इससे अच्छा तो बच्चे ही रहते। अच्छा तुम्हें पता है क्या, ये मतलब मेरी बात नहीं है, ये ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे टाइम में हमारा जो टाइम है वो सीधा चलता है, कोई यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे टाइम उल्टा चल रहा हो। पहले बुढ़ापा है, फिर जवानी है, फिर बच्चा है, ऐसा रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। पर वहाँ पे सोचो ना, उल्टा होगा ना, वहाँ पे लाइफ के एक्सपीरियंस थोड़ी पता लगेंगे। मतलब अबे कैसे पता होंगे, लाइफ जीने पे ही पता लगेगी ना, वो एक्सपीरियंस लेके खत्म हो जाएगा अलग तरीके से। वो जिंदगी भर टेंशन में रहेंगे फिर तो ऐसे नहीं। तो क्या हुआ फिर, कितना आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट ठीक है। 12 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10, शाबाश, वंडरफुल। 40320, यस बिल्कुल ठीक है। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल। ओ ये 12 नहीं है, सिर्फ 2 है, 2 फैक्टोरियल, ये सिर्फ 2 फैक्टोरियल है।
कौन सा? आज के 50,000 के नहीं, अगर पहले के टाइम पे देखा ना 10,000 का मतलब था आज के करोड़ों रुपए। हाँ हाँ। आज के 10,000 रुपए आने वाले फ्यूचर में इनकी वैल्यू क्या रह जाएगी, ये निकालते हैं हम। मतलब आज के 10,000 है, आने वाले टाइम में उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो कम कितनी कम हो जाएगी अगर हम इन्फ्लेशन रेट लगाएं? हाँ, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी उस टाइम पे, ज़्यादा ऐसा बोलते हैं। हाँ बेटा, फर्स्ट पार्ट में 4920। हाँ ठीक है। दोबारा बोलना कुछ। सेकंड वाले का 42 आ रहा है। हाँ 42 आ रहा है पॉइंट में। हाँ देखो, अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो सुनो। सेकंड वाला जो सॉल्व कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो मैं करूँगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसको काट दो तो आंसर 42 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। हाँ तो इसको करोगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कट जाएगा, 2 से ये 6 पे कट जाएगा, इसका आंसर 66 आ गया। ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, फैक्टोरियल की वैल्यू कम से कम 12 तक लर्न करनी है। कितनी करनी है? 12 तक नहीं बल्कि 14 तक कर लेना, 15 तक कर लेना। हाँ 2 इंटू 1। हाँ बेटा कुछ नहीं, देखो जैसे 12 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को रिवर्स काउंटिंग होती है, तो 12 इंटू 10 फैक्टोरियल भी तो होगा कहीं ना कहीं उसमें। तो हमने क्या किया, 10 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया क्योंकि नीचे मेरे पास 10 फैक्टोरियल था, है ना। तो मैंने 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, अगर मैं देखो ये नहीं भी करता, मैं मान लो सारा ही लिख रहा हूँ, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब चेक करो नीचे मेरे पास 10 फैक्टोरियल है, उसमें भी तो ये लिखता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो सारा कट ही रहा है ना यहाँ पे, ये देखो 10 से 10 कट गया, तो मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल काटूं, मैं लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करूँ? समझे बात को या नहीं समझे? इसलिए जो हमारे पास छोटा होता है उसको माइनस कर सकते, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो मैं सबकी फैक्टोरियल की वैल्यू लिख देता हूँ भाई। 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है जो 24 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 7 फैक्टोरियल होता है 5040, 8 फैक्टोरियल होता है आपके पास 40320, 9 फैक्टोरियल जो होता है वो आपके पास होता है 2880। ठीक है, 9 के बाद 10 फैक्टोरियल आपके पास, इसी में एक 0 बढ़ा दो, 362880, राइट। उसके बाद 11 फैक्टोरियल आपके पास होता है, क्या होता है भाई 11 फैक्टोरियल? 39916 16800,
00। उसके बाद 12 फैक्टोरियल की बात करें तो 12 फैक्टोरियल होता है आपके पास, ये तो अभी निकाला था, 47900160। हाँ 2880। फिर बात करें किसकी, 13 फैक्टोरियल की, तो 13 फैक्टोरियल आपके पास होता है 6227020800। उसके बाद 14 फैक्टोरियल जो होता है, हालांकि नहीं भी करोगे तो कुछ चल जाएगा, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है ना, 82912000 डबल लाइन 16। ठीक है भाई, हो गया। क्या कर रहा है? बेटा जिसकी आंखें खराब होती है ऐसी होता है उनके साथ, चश्मा भी तो नहीं लगवाते शर्म के मारे, तो फिर लगवाती क्यों नहीं है? पापा को लेके जा कि पापा मेरे को चश्मा लगेगा। हाँ और क्या भाई, चश्मा पहनने का नहीं है मन, लेजर करवा लो, पैसे ही तो लगते हैं बस थोड़े से। मैंने भी तो करवाया हुआ है, मेरे को भी चश्मा लगा हुआ था पहले, मेरा तब हुआ था 40 का। हम्म? अरे हमारे यहाँ पे ले आते हो ना, जहाँ पे मैंने करवाया वो 40 से 50 ही लेता है बस, इससे ज्यादा नहीं लेता। क्या बेटा? अपना अपना वो होता है, जैसे मेरे को तो बड़ा बोरिंग लगता था चश्मा पहनना, पता है क्यों भाई? मेरे को दिक्कत आती थी बाइक चलाने में, जिस दिन बारिश पड़ गई मेरे को लगता था शायद मेरे चश्मे भी वाइपर होना चाहिए ऐसे ऐसे करके। सही कह रहा हूँ गलत? और भाई अगर चलो हेलमेट पहना है, हेलमेट का शीशा लगा लो, उसमें भाप बन जाती है, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, नहीं चाहिए मुझे चश्मा। हाँ अबे चश्मा उतार के डर लगता है उड़ाना दूं मैं किसी को। ब्लर नहीं हो जाता यार, ब्लरी विजन नहीं हो जाता। तेरा कितना नंबर है तेरा? तेरा 1.25 है ना, इसलिए तुमको पता नहीं, हमारा तो 2.5 था। भाई मैं कहता था यार चश्मा उतार के चलाता हूँ चल, अभी ये क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों हो गया अचानक से, इतना धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा हो जाता है यार। तो मेरे को लगा अच्छा। उसके बाद ना मैंने एक बार घर में ऐसी डिमांड रखी, देखो मेरे घर वाले ना टचवुड बहुत ही प्यारे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत है टचवुड, ठीक है, लिटरली बहुत अच्छे हैं, इस मामले में बहुत अच्छे मिले। अब मैंने अभी घर पे, हाँ मैंने अभी घर पे बोला, मैंने कहा मैं सोचा चश्मा हटवा दूँ। अच्छा मेरे पापा को ज्यादा चुल होती है इन सब चीजों में, कहते अच्छा बात तो ठीक कह रहा है तू, ठीक है चल। ओ भाई उसके बाद कुछ नहीं करा, पापा जी अपने आप गए, अपने आप पता करके आ गए, सब घूम के आ गए, वहां पे 2-4 हॉस्पिटल वगैरह घूम के आ गए, भाई ऐसे ऐसे है, पापा जी को मिला ये क्या। हाँ उसके बाद टाइम लगा, मेरे को 6 महीने बाद कह रहे कि चल तेरा ऑपरेशन करा के आते चल, और ले गए। ठीक है, उसके बाद उसने एक बार टेस्ट किया दवाई डालने के लिए, 2 दिन के लिए दवाई डालते रहे, तीसरे दिन गए, उसने तो भाई 5 मिनट लिटाया, यहाँ पे लेजर सी मैं टों 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 हो गया ठीक बस। उसके बाद मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मैं चमत्कार भाई, लिटरली 5 मिनट में उसने दोनों आईज का कर दिया ऑपरेशन, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और पता है दर्द भी कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि लेजर चुभ रही है या चीरा फाड़ी करी, ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसने पता है क्या किया, बस आंख में एक वो पहना देते हैं ताकि पलके हमारी झपके ना, ठीक है, वो पहना दिया। और उसके बाद बस उसी का मतलब, क्योंकि आंख से जब हमें तो आदत है झपकाने की, बार बार वो नहीं झपक रही, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, और कुछ भी नहीं था, मस्त एकदम आईज में। मैं कहा यार, कह रहे बस 15 दिन तुम्हें अब मीन इन ब्लैक बनना पड़ेगा। काला चश्मा पहनना पड़ेगा।
नहीं भाई, अभी तक तो कोई नहीं हुई। देखो मेरे को भी करा हुआ है, मेरे ख्याल से मैं जब ग्रेजुएशन में था यानी कि 2010 में या 11 मैंने कराया था, आज तक तो कोई दिक्कत है नहीं। नहीं मैंने करी थी 10-11 में नहीं, मैं सेकंड ईयर में था उससे। हाँ तो यस, हाँ बेटा मेरे घर में भी मेरे घर वाले अब तो कहते थे तू देख एक बात बता, शादी करनी है या नहीं करनी, बस इतना बात बता दे। मैंने कहा लड़की मिलेगी तो करेंगे। मैं बेटा ज्यादा करनी, बस 28 साल का। हाँ वो मेरे से 2 साल छोटी है। अरे सब मिल जाते हैं बेटा। देखो मेरे को लगता है नहीं, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की कभी भी मिल जाते हैं। और मैं सही बताऊं तो देखो वैसे, सुनो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये मैं लिटरली अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लेट शादी करी है, उस वजह से मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आप लोगों को शादी करनी है तो शादी की बेस्ट एज है अपने आप को 28, मैक्सिमम 28 साल दो, ठीक है। और 28 के बाद तुम वेट मत करो, शादी करनी है तो करके नक्की करो, ठीक है। 28 इज द बेस्ट एज, मतलब 26 से लेकर 28। हालांकि ये एज ना नहीं, उसके पीछे रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, और मैं ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं। मेरे को भी यही लगता था शादी करूंगा लेट करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा वाला सिस्टम मेरा नहीं वाला था, मैं शादी करने के विचार में नहीं था, ठीक है। तो पर क्या हुआ, अब इनका रिश्ता आया, मैं मिलने चला गया गलती से। क्या मतलब वहां पहुंच गए है, अरे सुनो तो, मैं गलती से मिलने चला गया। अब वो गलती कुछ भी हो सकती थी, तो ये थोड़ी देख रहा है, तो ये वैसे भी लिस्टेड, वो लिस्टेड रहती है, कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो मैं गलती से ऐसे ही मिलने चला गया। अब मिलने गया तो भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, उनके साथ मेरे को 7 घंटे मैंने बिता लिए फर्स्ट डे, 7 घंटे, हाँ सीरियसली। और 7 घंटे हम साथ थे, हमें कुछ ऐसा अनजान सा लगा ही नहीं। तो मेरे को लगा कि भाई, क्योंकि मैंने 7 घंटे फर्स्ट मीटिंग में ही बिता लिए, मेरा लिटरली प्लान ये था कि मैं वहां जाके चाय पी के आऊंगा उनके साथ, नहीं सीरियसली चाय पी के आऊंगा, मना करके वापस आ जाऊंगा, यही सोच के गया था। अच्छा सुनो ना, सिर्फ मैं नहीं, उनका भी यही था, जो मेरी वाइफ है उनका भी यही था कि भाई उनके साथ चाय पियेंगे बैठ के, उसके बाद बाय बाय टाटा टाटा करके चले जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, इनके पापा ने मना कर दिया था। मेरे घर पे आए, मैं पसंद आया, पर हमारे घर का थोड़ा सा एरिया पसंद नहीं आया, तो वो मना करके चले गए थे। अब मना करके चले गए, पर मेरी तो बड़ी इच्छा थी, मैं तो मिलना चाहता था भाई। मेरे को फोटो वगैरह देख के मेरे को लग रहा था कि हाँ ठीक है, मेरे को मिलना चाहिए। अब ऐसे ही हम मिल गए, बस ऐसे ही कैसे भी मिल गए। है ना, ऐसे कैसे मिल गए, कोई नहीं। तो वहां पे मेरे को, हाँ मेरे को यही था कि चल ठीक है, आधे घंटे मैक्सिमम, आधे घंटे में मैं निकल आऊंगा। चाय पीनी है 1 घंटा लग जाएगा, चाय पी के थोड़ी बहुत बातें करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, बस इतना ही था। ओ भाई 7 घंटे हमारे कहाँ निकल गए, हमें समझ में नहीं आया। मेरे को लगा यार इससे बेस्ट क्या हो सकता है ना, जब हमें एक दूसरे के साथ 7 घंटे बिता लिए और हमें इस चीज का एहसास नहीं हुआ। मैं कहा ठीक है, बात समझे। तो मेरे को लगा, हाँ वो डे 1 में ही मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार कंपेटेबल है, अंडरस्टैंडिंग है, लड़की समझदार है, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरे को लगा कर लीजिए, पर मैं वैसे शादी के खिलाफ ही था, मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं बिल्कुल इस मूड में था कि नहीं यार शादी करके क्या ही करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया। पर पता है क्या होता है, हाँ तभी नहीं बना ना, अब मैं नितीश कुमार हूँ। यार आपको सलमान खान नहीं बनना चाहिए, मैंने कहा नहीं बना ना, मैं नितीश कुमार हूँ। तो अब उसके बाद क्या हुआ। कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ सुनना। शादी के लिए मैं क्यों कह रहा था कि जल्दी करनी चाहिए। देखो जैसे अब शादी मेरी हुई है 33 में हुई है, 34 में हुई है मेरी शादी, है ना। तो 34 के बाद ना हमारे पास टाइम नहीं होता एक साथ
बिताने के लिए। अगर यही शादी हमारी किस्मत होती 26 में हो जाती, 25 में हो जाती, तो हमारे पास ना इनफ टाइम होता है। अब उसके बाद ना यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बन गए हैं एक दूसरे के साथ। हालांकि मैच्योर एज यही होती है। जो लोग 28, 27 में, 26 में या 24, 23 में शादी करते हैं ना, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी अभी आती नहीं है। ठीक है, बट तुम शादी कभी भी कर लो, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। ये सोचो कि तब कम होंगे, तब ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ही रहते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका हूँ पर नहीं, रिस्क वगैरह नहीं है यार, वो एक आधे केस होते हैं। वो देखो, हमें ना अभी सिर्फ लड़कियों के पता लग रहे हैं, बट लड़के भी ऐसा कई जगह कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं चल रहे। हमने 2 लड़कियों ने कर दिया, हमने हाईलाइट कर दिया, ओ है ना, ड्रम में पैक कर दिया सीमेंट डाल के, है ना, हनीमून पे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, है ना। और दूसरा हनीमून पे चला गया और भाई उसको गुंडों से ही मरवा दिया। तो भाई साहब, लड़की में जिगरा देखो मतलब वहां पे गुंडे करके रख रखे थे। ठीक है, तो बेसिक बात यही है, ऐसा कुछ नहीं है यार। 2-3 केस तो देखो, ये लाइफ में ना बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होते रहना चाहिए। देखो ये लाइफ है, अनप्रेडिक्टेबल है ये लाइफ जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है, इनमें ये सब चलता रहता है, तो इतनी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है भाई, तो इतना टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का बस लाइफ में। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल कटु सत्य है और तुम भी जानते हो बहुत अच्छे से। देखो एक ना एक दिन तो जाना है इस संसार से विदा करके, है ना। अब ये जाना कब है ये किसी को नहीं पता, सच्चाई तो ये है। सही बोल रहा हूँ गलत? तुम आज चले जाओ, कल चले जाओ, तो जो मुझे पता है कि हाँ ये होना ही है, उससे डरना किस बात का। अब ये मेरी किस्मत है या अरे ये तो बेटा, ये तो हमें अभी 1-2 केस पता लगे ना, मतलब लड़कियों के साथ इससे ज्यादा अत्याचार होते हैं और होते आ रहे हैं। ये तो हाँ, मतलब ये तो एक आधे केस हमें पता लग गए और ये सब चलते रहते हैं। ये इन बातों पे ध्यान मत दो, ये एक आधे केस होते हैं बेटा, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर हम पता है, देखो मैं अगर एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है, मैं पूछूंगा किसी से, पूछूंगा भाई इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, कहता सर आधा गिलास खाली है। मैंने कहा साले आधा गिलास भरा भी तो हुआ है, वो नहीं दिख रहा तुझे। जो अच्छी चीज है वो हम देखना ही नहीं चाहते। अच्छा ये तुम सच्ची बताना, सारे के सारे दिल पे हाथ रख के बताना, तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारे साथ आज तक बहुत अच्छा है, ये बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, एक नॉर्मल फ्रेंड है तुम्हारे साथ, उसने सब कुछ मतलब अच्छे से तुम्हारे साथ घूम रहा है, तुम्हारे साथ घूमने जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, एक दिन तुम्हें बहुत ज्यादा इमरजेंसी में उसकी जरूरत पड़ गई, वो कह रहा है यार आज नहीं जा पाऊंगा, तो पता हो तुरंत खराब हो जाता है। मतलब मैं वो नहीं दे सकता कुछ, जैसे डैश डैश खराब है, ये तो बंदा ही बेकार है ना, ये तो बंदा ही बेकार है भाई। उसकी एक गलती पे तुमने उसे बेकार घोषित कर दिया, वो इतने टाइम से अच्छा है, वो कुछ नहीं। सही कह रहा हूँ गलत भाई? है ना, तो इसलिए गलत तो हमें है ही, इस पर मत सोचो हम किसके लिए गलत है, ये सोचो हम अच्छे किसके लिए है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। चलो अब अपने टॉपिक्स पे आ जाए, बहुत सारी बातें हो गई। देखो भाई, अब हमने फैक्टोरियल समझ लिया क्या होता है, फैक्टोरियल हमने समझ लिया। अब बात करते हैं भाई परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन मैंने तुम्हें बताया ही, वैसे तो काम कैसे करता है परम्यूटेशन। मैं तुमसे पूछूं बेटा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब ये अरेंजमेंट किस पे पॉसिबल है भाई? ए बी सी, ये मेरे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी, इनके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है बता सकते हो क्या भाई? हो सकता है सबसे पहला अरेंजमेंट ए बी सी ही हो जाए, है ना, दूसरा हो सकता है ए सी बी, हो सकता नहीं हो सकता, अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, है ना।
या फिर बी पहले आ जाए ए सी, फिर बी सी ए, या फिर सी ए बी, या फिर सी बी ए। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे भाई? 6। बात समझ में आई? पक्का गई? अब अगर मैं इसमें से कहता अब बेटा 2 के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? किसी भी 2 के, किसी भी 2 के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? देखो क्या क्या हो सकते थे, मैं सिर्फ 2 चूज कर रहा हूं, है ना। देखो जब भी हम, जैसे यहां पे मैंने 3 का अरेंजमेंट देखा, जब हम 3 का ले रहे हैं या 2 का ले रहे हैं, तो ये बेसिकली ना सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं 2 की बोल रहा हूँ, 2 की बात बोल रहा हूँ, तो या तो मुझे ए बी सेलेक्ट करना पड़ेगा या बी सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो इसका जो नाम है ना परम्यूटेशन है वो गलत है मेरे को लगता है। पहले सिलेक्शन होगा तभी तो अरेंजमेंट करेंगे, तो इसका होना चाहिए कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। पर ठीक है, जिसने रख दिया रख दिया, जैसे ही रख दिया। हाँ 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 वही ले ज्यादा अच्छी आ रही, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन समझ में नहीं आ रहा। नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रखता है, चलो जैसा भी था उनकी मर्जी है, वो तो उनकी दिमाग की बात थी, हमें नहीं क्या पता। हाँ तो अब क्या हो सकता है भाई? ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है, राइट, या फिर ए सी हो सकता है या सी ए हो सकता है, या फिर बी सी हो सकता है, या फिर ये बी सी गाली नहीं है, बी सी गाली नहीं है, ये बी सी नॉर्मल बी सी है। कभी तुम कहो कि सर ने गाली लिख दी, ना ना ना, ठीक है। और सी भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे अगर मैं 2 को सेलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद उनके अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो भी कितने हो सकते हैं? 6। बात समझ में आई? कैसे कैसे करते हैं? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मेरे को वो करके दिखाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल होंगे, पर हमें सारे लिखने नहीं है। हाँ हाँ, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि कितने कॉम्बिनेशन हमें, ताकि समझ में आए हमारे दिमाग में बात। हाँ हाँ है। अभी आ रहा है ना 2 मिनट तो अभी सिर्फ मैं तुम्हारे ब्रेन में सेट कर रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। मतलब अगर फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, उसके पीछे क्या काम चल रहा है, उसके पीछे क्या बेसिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये लिख लो पहले आराम से। स्नेहा बेटा समझ में आ रहा है? तन्वी कौन से 3 है? 2 को सिलेक्ट किया ना मैंने, मेरे पास 2 ही चेयर है, मैं 2 ही बच्चों को बिठा सकता हूँ, तीसरे को मुझे भगाना ही पड़ेगा ठीक है। तो मैंने उसे भगा दिया ना, मैं एक बार में 2 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ बस, मेरे पास 2 ही सीटें हैं लिख लिया? ये सभी ने लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मुझे पहले मेरे को करके दिखाना, ठीक है भाई? देखो सारे निकालने पड़ेंगे, मेरे से मत कहना कि सर ये हो गया वो हो गया, सारे मुझे निकाल के दिखाना। कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है लगने दो। पहला है भाई राम, फिर है आपका श्याम, फिर है आपका अवंतिका, क्या घर टूट रहे इंद्रलोक में? अब भाई देखो, अब कुछ तो नुकसान होगा, हम सत्ता में किसी को लेके आए हैं, कुछ हम वैसे ज्यादा नहीं बोल सकते, ऑनलाइन है एक विधि है। हाँ भाई 4 ही तो हैं। दे, अबे दे लिखा है, देख रहे हो? हद हो गई है। दे परफॉर्म डांस कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन,
तो हाउ many ways to choose first and second position, first and second position। भाई पॉसिबल कर दिया है तो मैंने। नहीं बेटा 16 तो नहीं होंगे। 24 भी नहीं होंगे, कम है। हाँ तो क्या हुआ, पर दो को ही तो अवार्ड देना है, या तो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा, और 4 को फर्स्ट सेकंड कैसे दे देगी? हाँ कितने होंगे? 12। कैसे होगा भाई? हो सकता है RS हो सकता है RV हो सकता है RV हो। फिर अगर हम S की बात करें, हो सकता है SR हो सकता है SA हो सकता है SB हो। इस तरह करके टोटल 12 आ रहे हैं, है ना। तो देखो जो मेरे पास सामने मैं जो बेसिक बात समझाना चाह रहा था, ये है R S A और B। सबसे पहले मेरा सबसे पहला काम क्या हुआ, मैंने 2 को सेलेक्ट किया कि भाई इनको मैं क्या दूंगा, ट्रॉफीज दूंगा। मैंने 2 को पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद अरेंजमेंट किया। तो मैं इसलिए कह रहा था ये जो बेसिकली है पहले सिलेक्शन है, उसके बाद पर हम डायरेक्ट अरेंजमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सीख जाएंगे अभी। हाँ सिलेक्शन सीखने में ज़्यादा इजीनेस हो जाएगी ना, तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई परम्यूटेशन की अगर एक डेफिनेशन में बोल दूँ तो मैं बोल देता हूँ, सिर्फ लिख लेना साथ साथ में, ठीक है। परम्यूटेशन की डेफिनेशन है, अच्छा वो कर रही है अभी, सॉरी ठीक है करो करो। बेटा यहाँ पे भी जो, हाँ मुझे पता है बेटा, दिल्ली में बहुत जगह इंद्रलोक में टूट गए और बहुत सारी ऐसी जगहों पे टूटे हैं बेटा। जिन्होंने भी अवैध घर बना रखे हैं ना, इल्लीगली बना रखे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, पर उन्हें पहले से ही ये मिल चुका है कि हाँ भाई आपके घर है, स्टे मतलब ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा, उन पे उन्होंने पैसे खर्च करे हैं भाई, बेसिक बात ये है। पर हमने किसी सत्ता में किसी को लाए हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़े। हाँ बेटा मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे घर के आसपास भी टूट रहे हैं क्या? अभी लास्ट में पता दिखाना, मैं तो लास्ट में सुनूंगा। बेटा मैं सही बताऊं, देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हम कभी भी मतलब ये मैं तुम्हें आगे के लिए जब तुम वोट देने लगोगे हमेशा याद रखना, कभी भी एक पार्टी को पावर देनी ही नहीं चाहिए, कंप्लीट पावर। हमारी सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि दिल्ली में ना, चाहे आम आदमी पार्टी गलत काम कर रही है सही काम कर रही है, बट कभी भी एक सत्ता को पार्टी में आने ही नहीं। तुम क्या, मैं झाड़ू मत जिताओ, तुम मेंढक जिता दो। पर कांग्रेस पे अभी, बेसिक कांग्रेस नहीं सॉरी क्या बीजेपी पे अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि और हाँ ये अभी देखो क्या हो रहा है, अभी मोनार्की तो चल रही है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो दूसरों की सुन भी नहीं रहे। सही बात कह रहा हूँ गलत? ठीक है। अब जो लोग सोचो 70-80 साल से रह रहे हैं, है ना, उन देखो चाहे वो या तो तभी तुम्हें हटा देना था कि भाई ये तुम्हारी जमीन नहीं है तो इस पर मत रहो, पर जो इंसान 70 साल से रह रहा है अब उससे उसकी अटैचमेंट हो सकती है या कुछ भी, उसे कंपनसेशन देना चाहिए। तुमने क्या किया, डायरेक्ट जाके घर तोड़ दिए। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, पर क्या मुझे नहीं मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सही बात बोलूं, ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, सही मायनों में इन्होंने अपने घर बना रखे हैं और बहुत पहले से बना रखे हैं, पर ये झुग्गी झोपड़ी में बेसिकली इसलिए रह रहे थे कि वहाँ पे किराए पे चढ़ा हुआ, वहाँ से किराया आ रहा है और यहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि बाप दादा यहीं पे रहे तो हम भी यहीं पे रह लेंगे, बस ये वाला हिसाब था। उनके पास सबके पास अपने अपने घर हैं, पर हाँ वहाँ पे देखो गेहूं के साथ गुण पिसता है। काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जिनके पास सच में घर नहीं है, वो उनके साथ नुकसान हो गया है।
चाहे कुछ भी हुआ है। अब देखो एक जगह कॉलोनी बसी हुई है, वहां पे जाके मुझे नहीं पता उसका पास्ट क्या है। अब मैं वहां पे पूछा कि यार ये चल कॉलोनी तो बसी हुई है, यहाँ पे मकान कितने पे मिल जाएगा, मैंने तो 10-12 लाख 15 लाख लेके खरीदा है ना, उसके बाद लगाया भी है, रहा हूँ। तो जिसके साथ ऐसा हुआ है ना, उसके साथ थोड़ा सा मेरे को लगता है कि गलत हो गया है। बाकी जो इलीगल रह रहा है वो तो रह ही रहा है, उसका तो देखो मकान टूटेगा ही टूटेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। बट मेरे को जो सिंपैथी है सिर्फ ऐसे लोगों से है जो मैंने तुम्हें बताया कि अब जैसे सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ पे मैं गया, भाई मैं देख रहा हूँ हाँ बढ़िया, मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते में मिल जाएगा घर, 10-12 लाख में मैंने एक खरीद लिया। अब जैसे ही मैंने खरीदा और मुझे पता लग रहा है कि भाई ये तो टूट रहा है अरे भाई देखो, जो बंदा 10-12 लाख का एक घर खरीदा है, उसके लिए वो 10-12 लाख बहुत बड़ी संपत्ति है, उसने कैसे तैसे जुटाए होंगे और वो तब जाके उसने खरीदी होगी, और उसके बाद उसे पता लग रहा है कि भाई साहब ये तो टूट रही है, तो उसके तो मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई ना, ऐसा वाला हिसाब हो गया, वो तो उड़ गया, बेचारे की कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, और बेचारा हाँ सीरियसली ग्लास तोड़ा 12 आना, वही वाला हिसाब किताब हो गया। चलो भाई देखो, परम्यूटेशन की एक डेफिनेशन लिखो प्यारी सी छोटी सी, ताकि परम्यूटेशन ध्यान रहे कि क्या होता है। लिखो परम्यूटेशन, अ परम्यूटेशन इज अ अरेंजमेंट, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, is an arrangement in different order in different order of a number or object taken some और ऑल एट अ टाइम। या तो हम कुछ चूज कर रहे हैं या फिर सारे ही चूज कर रहे हैं, सम और ऑल एट अ टाइम, ऑल, ठीक है। जैसे कि अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसका मेरे को आंसर बताना। देखो तुम्हें करना भी सिखाएंगे अब कैसे होगा। देखो क्वेश्चन है ये, मतलब मेरा तो फेवरेट है, और ये जितने भी बच्चे 12th में पढ़ के आते हैं ना 11th में, उनका भी फेवरेट ही हो जाता है, क्योंकि वो कई बार पढ़ चुके थे। ये वाला एग्जांपल रोज है ना, कहता है फाइंड 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट meaning from letter, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, विदाउट मीनिंग, और क्या कह रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब अगर आपने आर एक बार लिख दिया तो उसको दोबारा नहीं लिख सकते, है ना। अब देखो बेटा, जब भी परमुटेशन का क्वेश्चन आएगा, इसमें देखो बहुत ही प्यारा सा क्या करना है, आपके पास टोटल कितने लेटर है, 4 का ना एक बॉक्स बना दो ऐसे, 1 2 3 और 4। अच्छा रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मुझे बताओ फर्स्ट वाले बॉक्स में कितने लेटर फिल कर सकते हैं हम। चारों ऑप्शन है ना हमारे पास। मैं हो सकता है कि यहाँ पे आर रख दूं, एस रख दूं, ओ रख दूं, ई, अच्छा बड़ा बना दूं, ओके आई अंडरस्टैंड। अब ठीक है बेटा, तूने बड़ी चिंता करी ठीक है, आर ओ, मतलब इसमें से मैं कोई एक चूज कर सकता हूं, है ना। तो मान लो यहां पे मैंने ओ चूज कर लिया, ओ, पर मेरे पास ऑप्शन तो 4 का है ना। अब उसके बाद यहां पे कौन कौन से ऑप्शन चूज कर सकता हूं मैं, देखो ओ तो मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, या तो हो सकता है आर या एस या ई, है ना। मान लो यहां पे मैंने कोई भी एस फिक्स कर दिया, तो मतलब यहां पे 4 के साथ मैं कितने ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूं, 3। फिर यहां पे कितने आ जाएंगे भाई, एक और 2, उसके बाद कितने आ जाएंगे 1। देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिया 12 दूनी 24,
तो मेरे पास 24 अरेंजमेंट हो सकते हैं टोटल। अभी हमने पीछे वाला एग्जाम्पल देखा था, कौन सा वाला, राम श्याम और विधि और क्या था, अवंतिका, 4 ही तो थे और चारों को मतलब 2 को प्राइस देना था। अभी उस पर भी चल रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो जब हम चारों का यूज करते हैं तो चारों में से हम कितने ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, 24 कॉम्बिनेशन, सॉरी अरेंजमेंट्स। तो ऐसे 24 अरेंजमेंट हो सकते हैं। मान लो कि मैं 3 ही लेटर यूज कर रहा था, 3 लेटर्स, है ना, तो क्या होता, देखो बॉक्स बना ले दोबारा से, ये ठीक है इतना बड़ा। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, 3 ही है, यानी कि फर्स्ट वाले में कितना, R O S या E, 4 के 4 यूज कर सकता हूं मैं। सेकंड वाले में कितने कर सकता हूं बेटा, 3 तो बॉक्स है ना, 3 लेटर चूज, मतलब 3 लेटर से मेरे को वर्ड बनाना है, पर फर्स्ट वाले में तो 4 के 4 यूज कर सकता हूं ना। सेकंड वाले में कितने कर सकता हूं, 3, और लास्ट वाले में सिर्फ 2। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा भाई, 24 ही आ जाएगा। मतलब अगर मैं 4 में से 3 चूज कर रहा हूं तो भी आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा। अब हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज है, हाँ नहीं समझ में आया भाई। देखो ना, फर्स्ट वाले बॉक्स में मैं कितने लेटर यूज कर सकता हूँ आपके हिसाब से, 3 लेटर वर्ड बोला है ना, पर मेरे पास वर्ड कितने हैं टोटल, तो 4 के 4 सेलेक्ट कर सकते, 4 में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। R भी हो सकता है, O भी हो सकता है, S भी हो सकता है, E भी हो सकता है, समझे। हाँ, उनमें से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं। अब मान लो 2 की बात करता मैं, सिर्फ 2 बॉक्स बना रहा हूँ, है ना। तो देखो चाहे मैं 2 बना रहा हूँ, पर पहली बार में तो 4 के 4 यूज कर सकता हूँ, R S O E यानी कि 4। फिर यहाँ पे और कितने कर सकता हूँ, 3। अब देखो 2 वाली बात यही आ गई, कितना आ रहा, 4 दिया 12, यही तो निकाला था पहले भी हमने। और अगर सिर्फ एक ही लेटर यूज कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरीके हो सकते हैं जो मैं चूज कर सकता हूं। 4 बात समझ में आई या नहीं आई? सर इसके लिए क्या फॉर्मूला भी है? वैसे तो देखो अगर छोटा क्वेश्चन आता है इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, आप यही करो, कुछ नहीं करना। आप बॉक्स बनाओ कर दो, बॉक्स बनाओ कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। बट अगर इसका फॉर्मूला भी चाहिए तो फॉर्मूला भी है, लिख लो फॉर्मूला, बताता हूँ, ये लिख लो पहले आराम से, फिर फॉर्मूला भी बता। हाँ हाँ तो गलत हो जाएगा। हाँ तो बेटा यहाँ पे बोल तो रहा है 4 लेटर यूज कर सकते हैं ना। देखो यहाँ हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ से इस वर्ड से पता लगेगा 4 है। अभी आ रहे हैं, एक आधे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। 2 मिनट दो बस। एक मिनट बस, एलसी में बेटा 1 मिनट दो। हाँ बेटा आप बताओ। मल्टीप्लाई देखो देखो, अच्छा ये मल्टीप्लाई वाला मैं तुम्हें बताता हूँ सारे, अच्छा ध्यान से देखो, 1 मिनट के लिए इसको रोक दो। देखो सबसे पहले अगर मान लो मैंने R चूज कर लिया, R के साथ क्या क्या चूज कर सकता हूं मैं, हो सकता है SOE। अगर मैं मान लो R की जगह S चूज करता, S के साथ क्या क्या चूज कर सकता था, ROE। अगर मैं S के प्लेस पे क्या चूज करता, O चूज करता, O के साथ क्या क्या ऑप्शन थे, RSE। और अगर मैं E चूज करता तो E के साथ भी कितने ऑप्शन थे, 3 ही थे, है ना, ROS। तो चेक करो, यहां से 3 मिल गए, यहां से 3 मिल गए, यहां से 3 मिल गए, यहां से, इसलिए हम मल्टीप्लाई करें, 4 दिया 12। और यहां पे तो ये 4 3 मतलब एक बार ये हो गया, 1 2 3 4, और 4 में 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, हर एक लेटर के साथ 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। और मेरे पास लेटर कितने हैं, 4, तो 4 3 12, इसलिए हम करते हैं। बात समझ में आई? अब देखो उसके बाद, अब जब मैंने R चूज कर लिया, यहां पे देखो कितने हो जाएंगे, इसमें से 2 ही चीज कुछ, S मैंने चूज कर लिया, या तो O E होगा, इसमें चूज करूंगा तो यहाँ पे S या E होगा, यहाँ पे चूज करूंगा तो O और S होगा। अब देखो उसके बाद सिर्फ 2 ही बचे हैं, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही बेटा जो आप 2 वाले में कह रहे हो, यहाँ पे जो है यही सेम, मेरे को 2 ही लेटर चूज करने हैं भाई। देखो 2 में से क्या क्या कर सकता हूँ, R के साथ तीनों चूज कर सकता हूँ,
है ना। उसके बाद एक बार यहां से जो एस है उसको एक बार चूज कर सकता हूं, बस इसलिए है ये, है ना। देखो यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में मैं चारों में से कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं, तो मेरे से 4 आ गया। और फिर अगर एक मैंने फिक्स कर दिया, मान लो मैंने आर फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कितने लेटर बचे यूज करने के लिए? एस ओ ई। तो अब इसके अलावा तो मुझे जाना ही नहीं है ना, क्योंकि लेटर मुझे 2 ही चूज करने थे, तो वो मैंने सिर्फ 2 चूज कर लिए। हाँ, समझ आई बेटा? ओके, ये लिख लो आराम से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा इसका फॉर्मूला बताता हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला क्या यूज होगा, ठीक है। सुदीप सर भी आने वाले होंगे खैर। लिख लो तो मुझे बता देना। लिख लिया सभी ने? अरे वाह, ठीक है भाई। देखो इसमें थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1। अच्छा, ये याद नहीं करनी, कभी सोचो कि थ्योरम है जैसे 10th में पढ़ते थे वैसा कुछ नहीं है, बस लिखना है। कहता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different objects taken are at a time when repetition not allowed। repetition not allowed, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? एन डिफरेंट पैटर्न्स है मेरे पास, नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से आर चूज करने हैं। कितने चूज करने हैं? आर। जैसे वहां पे 2 थे 3 थे, आर चूज करने हैं, तो इसको बोलते हैं एन पी आर। क्या बोलते हैं? एन मतलब टोटल नंबर और आर मतलब जो चूज कर रहा हूं, और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सर ये काम कैसे करेगा? बेटा एक काम करो, रोज वाला वो उठाओ। मेरे पास रोज में कितने लेटर है टोटल? 4, और मेरे पास मैं 2 लेटर चूज कर रहा हूं। कितने चूज कर रहा हूं? 2 लेटर, आर 2 हुए। फॉर्मूले में पुट कर दो 4p2, तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहां पे भी 4 में से 2 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल। तो क्या बता, 2 से 2 नहीं कट जाएगा, और 4 से कितना बचा? 12। आंसर आ गया? आ गया समझ में? जो हम ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं कि 2 चाहिए 3 चाहिए, इस तरह से। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं तो उससे समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने? देखो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन अच्छे से देखना। कहता है हाउ मेनी वर्ड्स, लिखो हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning can be made from using 5 letters of the word equation, EQUATION। तो बताओ भाई मेरे पास कितने लेटर्स है टोटल? 8। उसमें से यूज कितने कर सकता हूं मैं? तो मैं क्या कर दूंगा, 8p5
8p5 और यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो देखो कितना आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। काट दो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा मैं इसका एक और शॉर्टकट भी बताऊं तुम्हें, ध्यान देना एक बात को, मतलब शॉर्टकट मीन बेसिक, मेरे को इतना लिखना नहीं पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मेरे को आर कितना दे रहा है 5, तो आप ना मल्टीपल जब करोगे तो वो 5 टाइम्स ही लिखना है। देखो 1 2 3 4 5, सीधा भी तुम लिख सकते थे 8, मतलब इसका आंसर जो आएगा 8 इंटू 1 2 3 4 और 1 5, ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, बाकी तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बात समझ में आई? आ रहा है, उतने ही डिजिट तक जाना है बस, हाँ पीछे से उतनी ही डिजिट जाना है। बात समझ में आई भाई? है बोले बच्चों, समझ में आई? अब 5A में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। हाँ जी बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेटर दे रहे हैं ना आपको, इसी वजह से दे रहे हैं कि सॉल्व करके लिखो। ओके अच्छा, अगर मेरे को एक बात बताओ, मान लो इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछ ले रहा, कहता नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तुम बता सकते हो? फैक्टर्स, अबे फैक्टर्स क्या होते हैं? इसके मल्टीपल्स यही 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स हैं बस। मतलब आर जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू आर, सिंपल सी बात, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू आर, जो भी आर है वही फैक्टर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन करो एक बार। करो करो, पेज नंबर बताऊं? मैं भी देख लो यार बेटा। हाँ, एक फैक्टोरियल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। 8 लिखा हुआ है मतलब 8 फैक्टोरियल है, ये भी 8 फैक्टोरियल है और ये भी 8 फैक्टोरियल है ना। तो यानी कि 7 फैक्टोरियल है वो। 7 फैक्टोरियल का तो आंसर मेरे को सीधा ही याद है, 5040। एनपीआर ऑलवेज पॉजिटिव यार, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। 6th में देखो एनपीआर restrictions is n always greater than or equals to r। हाँ वही वाली, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। देखो भाई हमेशा याद रखना n जो है ना वो r से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद 7th के बाद 6th हो गया। 7th में क्या कह रहा है भाई, NPR इज इक्वल टू n, n-1, n-2 और यहाँ तक जा रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे बता सकते हो क्या भाई? नंबर ऑफ फैक्टर्स तो अभी बताया मैंने, कितने होते हैं भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स? जितना r होता है बस, d इसका आंसर हो गया। इससे मुझे कुछ सोचना ही नहीं है ना। उसके बाद हाँ 8th में देखो क्या कहता है, एनपीआर का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा भाई? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, मैंने फर्स्ट वाला ही हो गया। हाँ 9th देखो क्या कहता है, इफ npr इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2। देखो फॉर्मूला पुट कर दो बेटा, इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट नहीं हो सकता,
6 है, ठीक है, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, आप बताओ क्या होगा, मुझे नहीं पता भाई। सिक्स आ रहा है, ठीक है। टेंथ भी कुछ ऐसा ही है, रेशो में दे रखा है, हो जाएगा सीधा सीधा। हाँ फॉर्मूला लिख दो ना। देखो मेरे बच्चे क्या है क्वेश्चन, -1 तो कभी नहीं हो सकता। देखो फॉर्मूले में क्या है, पुट कर दो ना फॉर्मूले में, क्या करो, देखो क्या है, सबसे पहले ये है NP4, n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल, और इज इक्वल्स टू 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में n-2 फैक्टोरियल, यही तो है। अब आप क्या करोगे, देखो इसमें n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया सबसे पहले, है ना, और इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, n-2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n-3 और n-4 का फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल, माइनस होता रहता है ना, एक काम होता रहता है, देखो हाँ रिवर्स जाता है। नहीं बेटा 2 के बाद क्या होगा, माइनस में है ना, -1 करते हैं हमेशा भाई। देखो हमारे पास क्या होता है, 5 फैक्टोरियल है, तो ये 5 फैक्टोरियल कैसे लिखा था, 5 इंटू 4, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो अगर n-1 में से एक कम करूंगा तो वो n-2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इससे ये कट गया, इज इक्वल्स टू 12 है। अब देखो मेरे बच्चे n-2 और n-3 दोनों में एक का डिफरेंस है, देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में एक का डिफरेंस है ना, और मेरे को 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें सिर्फ एक का ही डिफरेंस हो, 4×12 क्या होगा, 4×12, तो यानी कि n-2 और n-3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 होगा, तो 4 जो है इसके इक्वल हो जाएगा और 3 जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3, और माइनस जरा के प्लस हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से भी देखो n-2 इधर के प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6, आंसर आ गया 6। बात समझ में आई? नहीं आई यार, मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, ठीक है। ठीक है भाई हीरोज, आगे बढ़े क्या? अच्छा रिपीटेशन वाला और देख लो बस, उसके आगे छोड़ देंगे। अबे अभी तो आए नहीं है सर। अच्छा एक रिपीटेशन वाला बस, छोटा सा टॉपिक है, बता दो भाई, रिपीटेशन वाला है? नहीं पूरी एक्सरसाइज अभी नहीं होगी भाई। वो एक आधे क्वेश्चन मिल जाए, वही तो था, मतलब या तो प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो हमने किया था ना बॉक्स वाला, वो उसी में बेस्ड था, मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। चलो ठीक है, ये अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी तुमने करना कुछ नहीं है, मन करे पढ़ के देख लेने, एक आधे क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है, कोई ऐसी ज़बरदस्ती है नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए करते हैं, अरे कहीं तक जहाँ तक